है फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑटो MS20 प्रीमियम। प्रीमियम के ऊपर कौन सा कंटेंट आता है पता है आपको? प्रीमियम कंटेंट आता है हमेशा। और इस बार हम लोग बात करने वाले हैं जो टू व्हीलर्स लोग खरीदने जाते हैं ना सेकंड हैंड के अंदर, मार्केट के अंदर, वो गाड़ी का किस तरीके से चेकअप करते हैं वो वाला हम देखेंगे सेटअप। देखिए, गाड़ी खरीदना हर एक का सपना होता है। कुछ लोग नई गाड़ियाँ खरीदते हैं, वो तो बहुत लकी होते हैं, मगर कुछ लोग होते हैं जो ज़रूरत के लिए, उनके ज़रूरत के लिए, उनके फैमिली के नीड के लिए या फिर कॉलेज पर्पज़ के लिए, जो उसके लिए गाड़ी खरीदते हैं सेकंड हैंड मार्केट के अंदर। जैसे कि आपको पता होगा कि सेकंड हैंड मार्केट जो है पूरा ट्रक से लेकर साइकिल तक के पूरा हम लोग कवर करते हैं, जिसके अंदर प्रीमियम और जो बड़ी वाली गाड़ियाँ होती है, प्रीमियम से भी आगे अल्ट्रा प्रीमियम, अल्ट्रा लग्जरी गाड़ियाँ, वो तक हम कवर करते हैं। और जो बेसिक गाड़ियाँ आती है ना, एवरेज देने वाली, वो भी हम लोग कवर करते हैं। तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपसे। आज का ब्लॉग जो है वो रहने वाला है सेकंड हैंड व्हीकल, टू व्हीलर खरीदते वक्त आपको क्या क्या चेक करना चाहिए। और ये ब्लॉग जो आदमी देख लेगा ना, उसको कभी दिक्कत नहीं आने वाली सेकंड हैंड व्हीकल खरीदने के लिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए इसके पहले, और ये जो मेरा आईपैड है इसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट नोट करके रखे हैं, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं एक भी पॉइंट मिस ना करूं सेकंड हैंड गाड़ी जो ख़रीदना होता है ना उसके लिए। तो ये देख सकते हो आप, ये इतने सारे पॉइंट्स मैंने लिख के रखे हैं, अपने हाथों से लिखे हैं बिल्कुल, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कोई पॉइंट मेरी तरफ से मिस हो। तो सब में पहला जो पॉइंट रहेगा वो रहने वाला है सेल्फ स्टार्ट। मतलब गाड़ी को आपको पहले डबल स्टैंड के ऊपर लगाना है। जो टू व्हीलर आप खरीदना चाहते हैं उसको सेल्फ स्टार्ट अगर होगा तो ठीक है, किक होगी तो किक मारना, सेल्फ स्टार्ट रहा तो एक बार सेल्फ मार कर गाड़ी स्टार्ट करके देखना कोई दिक्कत आती है, कोई आवाज़ आता है क्या। उसके बाद में फिर से एक बार ट्राई करना। ऐसे 3 बार आपको ट्राई करना है, 3 बार गाड़ी आपको स्टार्ट करके देखनी है कि गाड़ी कितने अच्छे तरीके से, गाड़ी का रिले जो है, सेल्फ स्टार्ट का बटन जो है, या फिर बैटरी जो है, ये तीनों कॉम्बिनेशन किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है। सेकेंडली आपको गाड़ी अगर आप वो स्टार्ट ही कर दिया इग्निशन आपने, तो एक बार हॉर्न भी चेक कर लेना 2-3 वक्त। हॉर्न अगर थोड़ा सा इरिटेटिंग सा वॉइस करता है, मतलब जो स्ट्रेट वाला पी होता है वो नहीं कर रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है उसके बीच में, तो शायद बैटरी का इशू निकल कर आ सकता है। और लास्ट में आपको हेडलाइट देखना है। हेडलाइट जो होते हैं, हेडलाइट और टेल लाइट, ये एक तो ख़राब निकलेंगे या फिर पुरानी गाड़ी होने के कारण से थोड़े डीम हो चुके होंगे। ठीक है, ये रहे कुछ बेसिक पॉइंट। इसके आगे जो देखना है आपको, ये देखना है आपको क्लच सेटअप। मतलब गाड़ी स्टार्ट कर चुके हो आप, सेल्फ आपने मार दिया है गाड़ी का, पिछला टायर हवा में होगा, राइट। क्लच दबाकर पहला गियर डाल के देखना, दूसरा गियर डाल के देखना, तीसरा, चौथा, 5 अगर गियर होंगे तो 5 के 5 गियर आप लोग डाल के देखना उसके अंदर। उससे आपको क्या पता चलेगा, अगर गियर रेशो कहीं ख़राब है, गियर के सेटिंग के अंदर कोई ख़राबी है, अगर क्लच प्लेट में कोई ख़राबी है, या कोई भी ऐसा रीज़न आता है जिसके कारण से गियर शिफ्ट होने में थोड़ी दिक्कत आ रही, खटखट, तो आप समझ सकते हो कुछ इशू है और उतना काम आपको करवाना पड़ेगा। ठीक है। अगर कुछ भी नहीं आता है तो बिल्कुल आप परफेक्ट है, आप ले सकते हो गाड़ी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो जो ये हम स्टेप वाइज बता रहे हैं, ठीक है, गाड़ी को हाथ लगाए के बाद में आपको क्या क्या चेक करना है। ठीक है। सेकेंडली आपको क्या करना है, क्लच का मैंने बता दिया। थर्डली आपको करना है तीसरे स्टेप के ऊपर, पिछला जो टायर है, गियर डालने के बाद जब वो स्पिन होगा, मतलब घूमेगा, तो उस वक्त चेन का आवाज़ आ रहा है क्या देखना है। जो खट 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 जो आवाज़ आता है वो नहीं आना चाहिए, स्मूथली जानी चाहिए। ठीक है, ये रहा फर्स्ट। और सेकेंडली आपको जो रियर टायर है ना, वो थोड़ा सा शेक हो रहा है क्या वो देखना है। शेक होने का मतलब क्या होता है, तो उसका चेन स्प्रॉकेट गया होगा या फिर कुछ तो दिक्कत आई होगी गाड़ी के अंदर, जिसके कारण से टायर थोड़ा स्पिन हो रहा है। ठीक है, या स्पिन बोल रहा हूँ, शेक हो रहा है। ठीक है। उसमें आपको पीछे जो एक मडगार्ड आता है ना अपना, तो मडगार्ड की जो एक मिडल सेंटर वाली पॉइंट होती है, वो पॉइंट और टायर के बीचों बीच जो लाइन होती है ना, एक सेंटर वाली लाइन, वो दोनों को मैच भी करवा के देखना है। कोई एक्सीडेंटल गाड़ी होगी तो आप उससे जल्दी जज कर पाओगे कि वो एक्सीडेंटल है। ठीक है। ये सारी चीज़ें होने के बाद में अभी हमने गाड़ी स्टार्ट कर ली, टायर चेक कर लिया, अभी गाड़ी को रेस करने का समय आता है। ठीक है, गाड़ी हम लोग रेस कर रहे हैं अभी। अगर एक्सीलरेटर में कोई भी लैग आता है, मतलब आप जब रेस दे रहे हो तब पिकअप जो गाड़ी स्पिन होने में, या कोई झटका मारता है इंजन, ऐसा कुछ भी होता है, कोई लैग आता है, थोड़ा रिस्पॉन्स छोड़ दे रहा है एक्सीलरेटर थोड़े थोड़े वक्त के बाद, तो शायद से गाड़ी में कोई काम हो सकता है। नेक्स्टली एक्सीलरेटर तो हमने चेकआउट कर लिया। इंजन में से कोई धुआं आ रहा है कि जब हायर आरपीएम के ऊपर आप गाड़ी ले जाते हो, जब इंजन में से कोई अगर स्मोक आता है तो देखिएगा
पहली बात होती है वाइट स्मोक आना। वाइट स्मोक अगर गाड़ी में से निकलता है तो पिस्टन का काम आपको करवाना पड़ेगा। अगर ब्लैक कलर का स्मोक अगर गाड़ी के अंदर से निकलता है तो आपको कार्बोरेटर या फिर इंजन हेड में कोई दिक्कत है उसका काम करवाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्टली मैं बोल रहा हूँ कि ये श्योर नहीं है कि ये सारी चीज़ें होगी ही, मगर मैं जिस तरीके से गाड़ी चेकआउट करता हूँ उस तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, जो कि 100% तो नहीं मगर 90% तो बिल्कुल जेन्युइन है और कोई भी बंदा विदाउट मैकेनिक गाड़ी को चेक कर सकता है, ठीक है। उसमें आगे हम लोग देखते हैं, स्मोक की बात बता दी हमने। एक तो ब्लैक आएगा या वाइट आएगा। वाइट आने के बाद आपको पिस्टन का काम निकलेगा, ब्लैक आने के बाद कार्बोरेटर या फिर इंजन हेड का काम निकलेगा। आइडलिंग जब करते हैं हम लोग, आइडलिंग मतलब गाड़ी सिर्फ स्टार्ट करके छोड़ देना बिना रेस किए, तब है ना शांत जगह पर ले जाकर गाड़ी का आवाज़ सुनना है, या फिर जो स्पॉट पे हो उस जगह पर अगर शांतता है, या फिर नज़दीक इंजन के कान ले जाकर आपको सुनना है कोई खट खट कट कट या फिर कुछ ऐसा आवाज़ तो नहीं आ रहा है जो मतलब आपको लग रहा है कोई इंजन के अंदर कोई पार्ट डैमेज है जो कि रोटेट होते वक्त कोई दिक्कत दे रहा है, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है। अगर स्मूथ आवाज़ नहीं आता है, जैसा रेस करने के बाद एक साथ जैसे रेस कर रहे हो वैसा आवाज़ नहीं आता है, अगर थोड़ा भी खटकुट कुट ऐसा कुछ आवाज़ आता है आपको, तो मतलब इंजन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। आइडलिंग के बाद हम लोग करते हैं गाड़ी को रेस। तो गाड़ी को रेस करने के बाद जो नॉइज़ आने वाला है ना, वो भी हम लोगों को चेकआउट करना है। तो ये हो गई इंजन के तक की पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। बाद में देखते हैं हम लोग बाइक को एक बार ऑफ़ कर लेना है। ऑफ़ करने के बाद में हमारा जो फिंगर होता है ना, वो फिंगर को हमको साइलेंसर जो होता है साइलेंसर के होल के अंदर एक बार डालकर घुमा के देखना है उसके अंदर से, और जब बाहर निकालेंगे अगर उसको ऑयल लग कर आता है, ठीक है, अगर उसको काला काला से कोई कार्बन लग के आता है तो इट्स ओके, कोई चल जाएगा काम। तो वो थोड़ा बहुत होते रहता है गाड़ी की उम्र होने के कारण से। मगर अगर कोई इंजन ऑयल लग के तुम्हारे हाथ को आता है, अगर ऑयल लग के आएगा तो समझ लेना कि गाड़ी में इंजन का कोई काम किया गया है या फिर करवाना है। दोनों में से एक बात आपको क्लियर होने वाली है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगला वाला जो पॉइंट रहेगा साइलेंसर वाला तो मैंने बता दिया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है, आपको गाड़ी का जो प्लग होता है, इंजन को जो प्लग लगा होता है, वो प्लग निकाल कर एक बार चेक करना है। थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर या थोड़ा ब्राउनिश कलर ऐसा कुछ तो भी कलर आने वाला है उसके अंदर से। अगर उसमें आपको थोड़ा स्मोकी कलर आता है तो चलेगा, मगर उसके अंदर से अगर ऑयल लगा हुआ निकल कर आता है, अगर ऑयल निकल कर आता है स्पार्क प्लग को लग कर, तो समझ लेना इंजन का काम 100% श्योर है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे चासी चेक करना है हम लोगों को। तो चासी चेक करना मतलब पूरी चासी चेक करोगे नहीं चेक करोगे, हमें मेन पार्ट देखना है। इंजन के नीचे का जो पार्ट होता है वहाँ पर हमें चासी का चेकआउट करना होता है, चासी को चेकआउट करना होता है। चासी में जंग लगा है तो भी थोड़ा रिस्की है, चासी में वेल्डिंग की गई है तो भी रिस्की है, या फिर चासी के अंदर जो नीचे का पार्ट है चासी का, इंजन के नीचे जो चासी आती है अंडर बॉडी बोलते हैं इसे कुछ लोग, अगर उसमें कोई टूटा हुआ है वो चैसी या फिर ऐसा ब्रोकअप है जो वेल्डिंग करवाने की ज़रूरत है उसको, तो वो भी आपके लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि वो उसके ऊपर ही आपका इंजन डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट जब हम लोग देखते हैं तो अगला पॉइंट मैंने लिखा है, देखिएगा, चेक इंजन ऑयल आउटपुट नट। मतलब जो हमारा इंजन ऑयल होता है ना, वो जब हम ड्रेन करते हैं, मतलब इंजन का पूरा ऑयल जब निकाल फेंकते हैं पुराना होने के बाद, जो एक नट ढीला करके निकालते हैं ना, वहाँ पर एक सेक्टर होता है, एक छेद होता है, वो वाले छेद में थ्रेड होते हैं और उसमें एक नट बोल्ट होता है, नट बोल्ट नहीं नट होता है सिर्फ, ठीक है। तो अगर वो नट निकालने में कोई जल्दबाजी की जाए या फिर ज़्यादा फोर्स लगा के उसे पैक किया जाए या फिर ज़्यादा फोर्स करके उसके निकाला जाए जाम होने के बाद, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है जिसके कारण वो जगह ब्रोक हो जाती है, थोड़ी टूट जाती है, या वो जो नट रहेगा ना अपना नट, वो थोड़ा सा डैमेज कर देगा हमारे इंजन के उस होल को जहाँ से इंजन का ऑयल आउट होता है, ठीक है। अब ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल अच्छी बात नहीं। अगर वहाँ पर कोई एमसील लगा हुआ आपको नज़र आए, एमसील में कोई नट फिट किया गया, नट यानी वही जो ऑयल का नट है वो फिट किया गया है, तो भी गलत बात है। देखिए, जो इंजन के बॉडी डैमेज है वो इंजन कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ये बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। इसीलिए उस तरीके का काम हो तो ज़्यादातर उस गाड़ी को आप इग्नोर ही करें तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है
तो यहाँ पर आता है कि पिछला सामने का जो टायर है हमारा उसको हमें एक बार रोटेट करके देखना है। गाड़ी हमारी डबल स्टैंड पर है, अभी भी मैं बता दूँ आपको। तो सामने पीछे कोई तो भी ऐसा वज़न दे देगा और सामने का टायर घुमा के देखेगा। तो ये टायर जब हम रोटेट करेंगे तो डिस्क प्लेट के ऊपर हमें ध्यान देना है, ठीक है। डिस्क प्लेट अगर ऐसा थोड़ा वॉवल होते दिख रहा है तो भी गलत बात है। अगर टायर घूम नहीं रहा स्मूथली, वो अगर अटक रहा है तो भी कुछ तो भी दिक्कत आने वाली है। तो कैलिपर में दिक्कत आएगी, या फिर डिस्क प्लेट के अंदर दिक्कत आएगी, या फिर डिस्क प्लेट पे बहुत ज़्यादा डैमेज है, बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस पड़े हैं उसके अंदर, तो भी शायद से आपको डिस्क प्लेट चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है दोस्तों। अभी वो स्क्रैचेस क्यों पड़ते हैं पता है? सेकंड रीज़न ये होता है कि अगर आपका डिस्क पैड ख़त्म हो जाता है और फिर भी आप उसको इस्तेमाल करते रहते हो, तो एक लेवल के बाद जब उसकी घसाई ख़त्म हो जाती है तो उसका मेटल जो होता है आपके मेटल वाले डिस्क प्लेट के साथ में रिएक्ट करके उसे स्क्रैचेस गिराना चालू कर देता है, ठीक है। तो ऐसा आप मत करना अगर कर रहे हो तो, ठीक है। अभी देखिएगा, फ्रंट शॉक एब्जॉर्बर जो है उसका सील हम लोगों को चेक करना है, ठीक है। उसका जो सील है फ्रंट एब्जॉर्बर का, शॉकअप जो आता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, उसका सील अगर लीक रहा तो वहाँ से ऑयल बाहर गिरेगा। वो भी गाड़ी के मेंटेनेंस का ही एक पार्ट है। अगर उसका सील लीक है तो उसका काम आपको करवाना पड़ने वाला है। देखिए, मैं डिटेल में उसकी कॉस्टिंग तो नहीं बता पा रहा हूँ, आप इसकी इंक्वायरी कर सकते हो, मगर जो चीज़ें चेक करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आपने शॉकअप के बारे में मैंने बात की तो आपने चेकआउट कर लिया कि सामने के शॉकअप से कुछ ऑयल लीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। मगर सामने के शॉकअप्स में कुछ प्रॉब्लम है या कोन बेंड है, ये सारी चीज़ अगर चेक करनी है, हैंडल बेंड या गाड़ी गिरी हुई है, एक्सीडेंटल है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है? गाड़ी पे बैठना है और अब जब ड्राइव करोगे उस गाड़ी को, तब ध्यान देना है कि जो गाड़ी रहेगी हमारी, उस पर हमारा जो हैंडल है, समझो मैं ऐसा हैंडल पकड़ रहा हूँ गाड़ी का, ठीक है। दोनों हाथ से मैंने हैंडल पकड़ा है, मेरे शोल्डर्स बिल्कुल स्ट्रेट है, गाड़ी का हैंडल मैंने ऐसे पकड़ा है। अगर हैंडल थोड़ा ऐसा होता है या फिर मेरा शोल्डर कुछ ऐसा हो जाता है तो समझिएगा गाड़ी के पोजीशनिंग में कुछ फ़र्क आया है। एक तो एक्सीडेंट की वजह से आया होगा, या फिर गाड़ी के हैंडल में कुछ प्रॉब्लम है, या फोर्क में, अलाइनमेंट में, जो भी कुछ रहेगा, कुछ ना कुछ दिक्कत तो ज़रूर है। वो चीज़ आपको ज़रूर नोटिस करना है दोस्तों। तो मैंने बता दिया शॉकअप सही है या नहीं, शॉकअप का लीकेज है वो चेक करना है, मेंटेनेंस के पार्ट। सेकेंड नहीं, उसके अगला जो पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला है रियर शॉक एब्जॉर्बर जो रहने वाला है, मतलब बैक साइड का, उसका उसमें ना कुछ एडजस्टमेंट होती है कुछ तरीके की। एडजस्टमेंट यानी देखिएगा, जैसे मैं बताऊँ कि ऐसे लाइंस होते हैं, कुछ लेयर्स होते हैं, 1 2 3 4 ऐसी सेटिंग्स कुछ लगाई होती है, बराबर। वो सेटिंग के अंदर प्रॉब्लम क्या होता है पता है? अगर वो सेटिंग एकदम आखिर के पॉइंट पे अगर है, वो सेटिंग अगर एकदम आखिर के पॉइंट पे है, तो उसका मतलब रहने वाला है कि शॉकअप का, शॉक एब्जॉर्बर का पूरा यूज़ अभी हो चुका है दोस्तों। फर्स्ट सेटिंग के ऊपर हमारे पास आता है वो, अगर लास्ट सेटिंग तक गया है मतलब अभी शॉक एब्जॉर्बर आपके कुछ काम में नहीं आने वाला, वो काम से जा चुका है, ये आप समझ सकते हो, ठीक है। अभी एंड पॉइंट का वो एडजस्टमेंट पॉइंट होते हैं 1 2 3 4 ऐसे होते हैं, आपको समझ जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ वैसे तो। मतलब ये जुगाड़ किया गया है एक हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो। अभी मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे रियर शॉकअप्स चेक ही करने हैं। ड्राइव करने के पहले क्या करना है बता दे रहा हूँ। शॉकअप जो रहेंगे उसको चेक करने के लिए ये शॉक एब्जॉर्बर में ऐसा स्प्रिंग लगा होता है और बाजू में एक गैस का डब्बा होता है, बराबर। तो हमारे शॉक एब्जॉर्बर की जगह स्प्रिंग भी दे सकते थे वो, उसे शॉक एब्जॉर्बर क्यों बोला जाता है, स्प्रिंग क्यों नहीं बोला जाता है, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। अगर कोई गड्ढा आता है या फिर ज़ोर से गाड़ी नीचे दबती है कोई गड्ढे के अंदर, तो वो स्प्रिंग ने एक्चुअल में ज़ोर से उसे फेंकना चाहिए। मतलब अगर मैंने ऐसा दबाया स्प्रिंग को तो उसने एक झटका देके मुझे ऊपर फेंकना चाहिए, राइट। मगर वैसा नहीं कर रहा है वो क्या कर रहा है, नीचे तो ज़ोर से जा रहा है मगर ऊपर आते वक्त स्लोली 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 आ रहा है, क्योंकि वो गैस जो होता है वो मैकेनिज्म करता है स्प्रिंग के साथ में और हाइड्रोलिक के साथ में, और स्लोली स्लोली ऊपर आते हैं। तो अगर इस तरीके से है सब कुछ, शॉक एब्जॉर्बर का ये मैकेनिज्म है, जाते वक्त तो किसी भी पोजीशन में जा रहा है मगर ऊपर आते वक्त स्लोली स्लोली आ रहा है, कोई झटका नहीं मार रहा है। आप ड्राइव कर रहे हो, कोई गड्ढे में गाड़ी गई और अगर पीछे बैठे हुए जो हमारे पिलियन राइडर है उसको अगर वो झटका नहीं दे रहा है, जर्क नहीं दे रहा है ज़ोर से, एकदम ज़ोर से, तो आप समझ सकते हो कि गाड़ी की कंडीशन बेहतरीन है।
ठीक है। मतलब शॉकअप्स बेहतरीन, यानी गाड़ी के शॉकअप में कोई काम नहीं है, वो बिल्कुल सही है। अगर वो झटका बैठता है तो समझ लीजिए पिछला जो अपना शॉक एब्जॉर्बर है वो भी हमें चेंज करवाना पड़ सकता है। ये होगी बात हमारी पूरी गाड़ी के बारे में। अभी उसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। हमें लेना है पहले तो उसका आरसी बुक। आरसी बुक आप लोगों ने देखा होगा। आरसी बुक से क्या क्या चीज़ें पता चलती है पता है आपको? आरसी बुक से पहले तो आपको इंजन नंबर, चासी नंबर पता चलेगा, ठीक है। इंजन नंबर चेकआउट कीजिएगा वही है क्या, चासी नंबर चेकआउट कीजिएगा वही है क्या। ये दो चीज़ें इसलिए चेकआउट करनी है कि अगर गाड़ी एक्सीडेंटल है तो वो पार्ट चेंज हो गए होंगे, और आरसी बुक पर आने वाला पार्ट और उसके पार्ट का नंबर और जो फिजिकल हमारे सामने गाड़ी खड़ी है उसके पार्ट का नंबर अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये दो चीज़ें मालूम पड़ गई। उसके ऊपर एक लिखा होता है नंबर ऑफ ओनर्स, मतलब कितने नंबर है ओनर्स के, मतलब कितना नंबर वाला ओनर है जिसका ये आरसी कार्ड है। मतलब गाड़ी फर्स्ट ओनर है, सेकंड ओनर है, थर्ड ओनर है, फोर्थ ओनर है, फिफ्थ ओनर है, आपको सारा का सारा वहाँ पर डिटेल पता चल जाएगा, ठीक है। लास्ट में हमें ओनर का नेम पता चलता है। अभी ओनर का नेम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हाँ है, क्योंकि आपके सामने जो बंदा खड़ा है, जो गाड़ी आपको सेल आउट कर रहा है, अगर वो डीलर होगा तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि डीलर वो चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और बड़ा सेटअप लेकर बैठता है वहाँ पे। तो वो बंदा क्या करेगा, आपके साथ में फ्रॉड नहीं करेगा, क्योंकि उसको सिर्फ आपको गाड़ी नहीं देना है, उसको बहुत सारे लोग हैं, जितनी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी है 100-150, वो सारी उसे सेल आउट करनी है। तो वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो खराबी नहीं रखेगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट किसी से परचेस कर रहे हो तो जो ओनर का नाम आरसी पे दिख रहा है वही वाला बंदा आपके सामने खड़ा है क्या, उसके वेरिफिकेशन के लिए एक तो पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड जो रहेगा उसकी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। बाकी देखते हैं हम लोग लास्ट वाला पॉइंट, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट वाला पॉइंट है। अगर आरसी बुक के ऊपर आपको बैंक का नाम दिखाई देता है, अगर आरसी पे बैंक की नाम, मतलब कि बैंक के नाम की आरसी है, मतलब गाड़ी के ऊपर कोई लोन था, अभी सामने वाला बंदा बोलता है मैंने लोन क्लियर कर दिया है, तो आपको मंगवाना है उसे उस बैंक की तरफ से आने वाला लोन क्लोज करने के बाद जो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आता है NOC, वो आप लोगों को मंगवाना है, ठीक है। और दूसरी बात ये रही कि अगर वो बोलता है कि मैं नहीं दे सकता, मेरे पास से गुम हो चुका है, बिना पेशेंस वाले बंदे के जैसा मत करना प्लीज़, रुक जाना। उसको बोलना जब तक बैंक की NOC मुझे नहीं मिलेगी तब तक मैं गाड़ी नहीं खरीदूंगा। क्यों नहीं खरीदोगे आप? क्योंकि NOC का पार्ट ऐसा होता है, अगर वो गाड़ी चोरी की निकलती है, या फिर सॉरी चोरी की नहीं निकलती है, अगर वो गाड़ी बैंक वालों से उसने छुपा के रखी है, बैंक का कुछ कर्जा उसके ऊपर है, तो बैंक वाले सीधे उस गाड़ी को उठा कर लेकर जाएंगे, और वो उठाकर लेकर जाने के बाद में आप उनके ऊपर ऑब्जेक्शन भी नहीं ले सकते कि आपने वो गाड़ी परचेज़ की है, क्योंकि उन्होंने उस गाड़ी का जो रिकॉर्ड है बैंक के अंदर उस हिसाब से गाड़ी उठाई गई है। आपका जो व्यवहार बाहर हुआ है उनसे बैंक को कुछ लेना देना नहीं होता, ठीक है। ये हो गए सारे पॉइंट्स क्लियर। अभी लास्ट वाला सिंगल एक पॉइंट बाकी है, जो रहेगा हमारे इंश्योरेंस के बारे में। आरसी बुक चेक करवा ली, अभी इंश्योरेंस भी चेक करवाना है। एक बार अगर POC अगर है उसके पास तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ये भी मैं बता देता हूँ। उसके बाद बोल रहा था मैं इंश्योरेंस का काम, इंश्योरेंस का पेपर हमें चेकआउट करना है, इंश्योरेंस चालू है, बंद है, कैसा है। क्योंकि आप बैठक के अंदर जब बैठते हो तो आपको ये बात करनी है कि इंश्योरेंस के अंदर है गाड़ी तो ठीक, इंश्योरेंस फेल हो चुका है तो उसके बारे में भी जानकारी लेना है, क्यों फेल हुआ है। नहीं, अगर आपको लगता है कि गाड़ी का इंश्योरेंस सामने वाला बंदा बोल रहा है कि मैं नहीं निकाल के दूंगा, तो आप उसको अफोर्ड कर सकते हो। उस इंश्योरेंस कितना कब का कौन सा इंश्योरेंस आपको निकालना है, अगर आप वो डील के अंदर अफोर्ड कर सकते हो एक्स्ट्रा खर्चा तो ठीक है। मगर एक बात मैं क्लियर बता दूं, बिना इंश्योरेंस जिस गाड़ी पे इंश्योरेंस नहीं होता वो गाड़ी बिल्कुल RTO वाला एक्सेप्ट नहीं करता है। RTO जो होता है हमारा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, उस गाड़ी को ट्रांसफ़र नहीं करवाएगा। इंश्योरेंस 100% कंपलसरी रहता है। तो दोस्तों ये रहे पूरे पॉइंट्स जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता था। मैं बहुत दिनों से चाहता था ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूं, क्योंकि मेरा कोई भी भाई हो वो गाड़ी खरीदने के बीच में फंसना नहीं चाहिए, यही मेरी इच्छा होती है। मैं आपको गाड़ियां बताता हूं, उनके रेट्स बताता हूं दूसरे चैनल के ऊपर, साथ ही साथ में गाड़ी की कंडीशन भी मैं बताने की कोशिश करता हूं। मगर हर गाड़ी चेकआउट करना मेरे बस की बात नहीं है। अब ये सारे चेकअप करने के बाद में जब आपको गाड़ी पसंद आ जाती है ना दोस्तों,
तो एक बार जो एक्सपर्ट होता है ना इस चीज़ का, मतलब जो हमारा मैकेनिक होता है, उसे लाना है और गाड़ी उसे 500,000 रुपये दे दीजिए। इतनी महंगी गाड़ी खरीद रहे हो, 500,000 कोई बड़ी बात नहीं होती, तो दे दीजिए। और उसके बाद में आपको क्या करना है पता है ना, जितने 500,000 रुपये दिए हैं वो वसूल करने हैं उस बंदे से, मैकेनिक से। उसको बोलना है गाड़ी पूरी तरह से चेक कर। गाड़ी वो अगर चेक करता है तो बहुत बढ़िया है, अगर वो भी ग्रीन सिग्नल दे देता है तो आप वो गाड़ी खरीद सकते हो। बाकी कैसा लगा व्लॉग, और ऐसे ही कुछ व्लॉग मैं लेके आऊँ क्या, इसका भी मुझे जवाब देना है कमेंट डाउन करके। अच्छा लगता है तो शेयर भी कर दीजिएगा। जो मेरे दोस्त सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदना चाहते हैं उनको ये व्लॉग से कुछ हेल्प हुई है तो वो लाइक भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर ऐसे ही व्लॉग लाना है तो कमेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद मेरे जो व्लॉग्स रहने वाले इस चैनल के ऊपर कंटिन्यूस रहूँगा मैं इस चीज़ को लेकर। कभी ऑटोमोबाइल की न्यूज़ कवर किया करूँगा, या फिर मुझे कोई अच्छे से मॉडिफिकेशन कस्टमाइजेशन दिखाई देते उसको भी मैं कवर करूँगा। नए व्हीकल कुछ मुझे लगता है कि मैंने उन व्हीकल्स को कवर करना चाहिए तो वो भी करूँगा। बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।